आपने रिकॉर्डिंग लगा दी? हाँ, द वर्ड एंड, एंड से शुरुआत करेंगे। तो सुनिएगा, मैं बहुत अच्छी सी लाइन यहाँ लिख रहा हूँ पहली। स्टेटमेंट लिखूँ कंपाउंड स्टेटमेंट, a compound statement with word and is called true statement if both of the all of the component statement are true. If all of the component statement, भैया आप मेरे को ज्वाइन कर लेना भैया एक बार, मेरी कनेक्टिविटी बेकार आ रही है। ठीक है ठीक है, all of the component statements are true. वेदव्य को ले लीजिए भैया, वेदव्य। ये बात पक्की हो गई कि जब किसी कंपाउंड स्टेटमेंट में एंड वर्ड का यूज किया गया है स्टेटमेंटों को जोड़ने के लिए, तो उसको हम ट्रू तभी बोलेंगे जब उसके बाकी के सारे जितने भी उसमें अंदर छोटे छोटे स्टेटमेंट जिनसे कि वो बड़ा स्टेटमेंट बना है, वो सारे के सारे ट्रू हों, तभी उस स्टेटमेंट को ट्रू बोला जाएगा। ठीक है, ट्रू बोला जाएगा। बट ट्रू एक कंपाउंड स्टेटमेंट with word and is called false if one of the component statement is false or all of them are false. भाई सीधी सी बात है, ट्रू कहना है अगर एंड के साथ तो सबको ट्रू होना पड़ेगा, बट फॉल्स कहना है अगर एंड के साथ तो भैया एक ही फॉल्स हो जाए ना, 10 में 10 स्टेटमेंटों से मिलकर बना और एक भी फॉल्स हो गया तो इसका मतलब ओवरऑल स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो बड़ी सीधी बड़ी सरल बातों की चर्चा करूंगा। जब भी आपसे कंपोनेंट स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रू या फॉल्स के ऊपर चर्चा करें तो आप सबसे पहले कनेक्टिंग वर्ड ढूंढेंगे, और कनेक्टिंग वर्ड अगर एंड है तो एंड के साथ ट्रू तभी होगा जब सारे स्टेटमेंट ट्रू हो, और फॉल्स तभी होगा जब कोई भी एक फॉल्स हो जाए। जैसे एग्जांपल लिखता हूं, बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा। एग्जांपल, ठीक, "81 is divisible by 3, 9 and 27." हाँ भाई, इट इज ट्रू और फॉल्स। पहले तो इसके तीन छोटे छोटे स्टेटमेंट छाटो। क्या भाई, कौन कौन से तीन छोटे छोटे स्टेटमेंट है, मुझे कोई बता सकता है? प्रबल? हाँ भैया, 81 is divisible by 3, 81 is divisible by 9 and 81 is divisible by 27. इट इज ट्रू और फॉल्स प्रबल? भैया ट्रू हैं तीनों। तीनों ट्रू हैं, और अगर तीनों ट्रू हैं तो एंड के साथ इस स्टेटमेंट को हम ट्रू कह सकते हैं। क्यों मेरे बेटा, मेरी बात यहां तक समझ में आ गई या नहीं आ गई? पहली बात। दूसरा स्टेटमेंट की चर्चा करता हूं। हाँ भाई, इट इज ट्रू और फॉल्स। इसमें कौन से दो स्टेटमेंट बन रहे हैं कन्हैया? भैया 63 डिविजिबल बाय 7 एंड 63 इज डिविजिबल बाय 14। अब ये ट्रू है कि फॉल्स है कन्हैया? भैया फॉल्स है। क्यों क्यों फॉल्स है? क्योंकि भैया 14 63 से डिविजिबल ही नहीं, 63 40 से डिविजिबल ही नहीं है, इसलिए एक भी एक फॉल्स है तो पूरा statement फॉल्स हो आपका जाएगा। true है और एक स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, इसीलिए ओवरऑल एंड के साथ स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पहली बात, क्यों सचिन, जवाब मिला कि कैसे कह पाएंगे स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, पहले एंड के साथ। हाँ भैया। अब मैं इसी तरह से चर्चा करता हूं द वर्ड और। हाँ भैया हाँ। और के साथ हम कैसे चेक करेंगे पूरा, अब इस पर भी हमें चर्चा करनी है। हाँ क्या, तो चलिए मैं लिखता हूं। पहली बात,
a compound statement with word or is called true statement if one of them component statement is true। और इसी का सेकंड पॉइंट लिखता हूं, एक कंपाउंड स्टेटमेंट विद वर्ड और, मैं राइटिंग समझ में आ रही है, थोड़ा मैं तेज लिख रहा हूं, सबको समझ में आ रही है ना, देख लेना बेटा। हाँ भैया आ रही है। आ रही है। हाँ भैया। It's called false if all of them component statement are false। देखिए साहब, उल्टी बात, एंड के साथ ट्रू होने के लिए सबको ट्रू होना था और फॉल्स होने के लिए केवल एक को फॉल्स, जबकि और के साथ ट्रू होने के लिए केवल एक को ट्रू होना था, जबकि फॉल्स होने के लिए सबको फॉल्स। ठीक, तो कहने का सेंस ये है कि यानी कुल मिलाकर अगर मैं एक एग्जांपल आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूं पी कि 81 इज डिविजिबल बाय 3 और 9, हाँ भाई, इट इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू है भैया। ट्रू। अच्छा, 81 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 42, ट्रू अब ये ट्रू है भैया। ट्रू। क्यों ट्रू है? भैया एक कंडीशन, सर एक केस तो ट्रू है। ए में एक केस तो ट्रू है ही है ना, ठीक है, यानी इट इज ट्रू स्टेटमेंट। अच्छा, अब एक और बोर्ड पर बात लिख रहा हूं, एक और स्टेटमेंट बोर्ड पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। हाँ भाई, इट इज फॉल्स और ट्रू? ट्रू। ट्रू ट्रू ट्रू। ये ट्रू। अब ट्रू है भैया। भैया फॉल्स। फॉल्स भैया। फॉल्स भाई, 63 इज डिविजिबल बाय 36 एंड 63 इज डिविजिबल बाय 14, बोले दोनों ही कंडीशंस में अगर हम गौर करें तो स्टेटमेंट फॉल्स है, और फॉल्स और के साथ फॉल्स होने के लिए सबको फॉल्स होना पड़ेगा, यानी सब रे फॉल्स है तो और फॉल्स है। तो मैं समझता हूँ सबको ट्रू और फॉल्स चेक करना आ गया होगा और एंड वर्ड के साथ। क्यों भाई, अगर सबको चमक गया अच्छी तरह से, जल्दी से अपर एंड या यस लिख कर भेजिए कि प्रॉपर सबको चमका या नहीं चमका। भैया ये हमारे 10th में कंप्यूटर में था। वो ही है, रीजनिंग का बहुत बड़ा पार्ट कंप्यूटर तो है ही दादा। हाँ भैया। ठीक, सबको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब मैं इसको रफ कर रहा हूं जल्दी से। चलो, हाँ भाई, यहां तक पहले मेरी बात क्लियर हो गई सबके दिमाग में बेटा? अब मैं जरा चर्चा करूंगा, और के दो टाइप है हमारे सिलेबस में, और वर्ड और थोड़ी सी चर्चा और।
देखो बेटा, और वर्ड पर कई बार चर्चा होगी, तो और को उन्होंने दो पार्ट में बनाया है। एक होता है इंक्लूसिव और एक होता है एक्सक्लूसिव और। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और, बोले ये क्या मतलब है? यानी स्टेटमेंटों में जो और वर्ड कनेक्ट होकर आया है वो कब इंक्लूसिव और बोला जाता है और कब एक्सक्लूसिव और। हाँ भाई, क्लास में कोई डिफाइन करेगा मुझे कब ये इंक्लूसिव और बोलते हैं और कब एक्सक्लूसिव और? क्या भाई प्रबल भटनागर, आयुष्मान, हैंड रेज है ना? आयुष्मान को आता है इसका मतलब? हाँ आयुष्मान। अरे नहीं भैया, वो पहले का हैंडरेज है। अच्छा, पहले का हैंड रेज, ठीक है, तो कोई बात नहीं। चलो बच्चों, तो मेरे बेटाओ बड़ी सीधी सी बात, बड़े सिंपल भैया मैं शब्दों में बताऊं? हाँ बताओ 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 कि नहीं भैया आता? एक्सक्लूसिव में शायद से होता है जब दोनों, जब बोथ के लिए होता है, और इंक्लूसिव में शायद से सिर्फ एक, जब एक ही हो जाए तो हो जाता है। नहीं, उल्टा कर दे। उल्टा हो गया क्या? क्यों नहीं है? हाँ भैया, फिर इंक्लूसिव के लिए बोथ के लिए और एक्सक्लूसिव के लिए वन के लिए। चलो देखो बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जैसे आप कभी पिज्जा हट जाते हैं, नॉर्मल बड़े फैक्ट एग्जांपल से बात करता हूँ, वो बच्चे आजकल घूमते भी बहुत ज्यादा है। पिज्जा हट गए और पिज्जा हट में पिज्जा हट के उन्होंने हमको एक बात बताई कि भैया आप कॉम्बो ले लीजिए, कि आप ये वाला पिज्जा लेंगे तो इसके साथ आप आइसक्रीम चुन सकते हैं या इसके साथ एक शेक चुन सकते हैं। ये उन्होंने हमसे कहा, ठीक है, ऐसा कोई कॉम्बो उन्होंने हमको दिया। यानी इफ यू कैन बाय अ पिज्जा ऑफ रुपीज दिस वन, देन यू कैन आल्सो टेक अ शेक और आइसक्रीम। यानी एक बात तो पक्की है, और वर्ड आ रहा है यहाँ, यू कैन टेक शेक और आइसक्रीम। तो जब हम एक पिज्जा को खरीदते हैं तो उसके साथ या तो हमें आइसक्रीम मिलेगी या हमें शेक मिलेगा, दोनों नहीं मिल सकते। यानी इतना पक्का हो गया, या तो आइसक्रीम ले सकते हैं या शेक ले सकते हैं, दोनों में से किसी एक को ही चूज कर सकते हैं। तो ऐसे केस में जो और वर्ड यूज किया गया है वो और वर्ड एक्सक्लूसिव और कहलाता है। ध्यान से सुन लीजिए। बट जहां बात की जाए कि हम दोनों को ही चुन सकते हैं, जैसे एज एग्जाम्पल में बात करता हूँ सब्जेक्ट सिलेक्शन की, आपसे कहा गया इफ यू कैन चूज chemistry, you can choose chemistry or biology, then you can take physics also। तो भैया केमिस्ट्री चुना तो भी फिजिक्स ले सकते हैं, बायोलॉजी चुना तो भी फिजिक्स ले सकते हैं, और दोनों चुना तो भी फिजिक्स ले सकते हैं। यानी दोनों के साथ में भी जब कंडीशन आ जाए कि हम दोनों को ही चूज कर सकते हैं अपने मेन स्ट्रीम के साथ, तो उस केस में जो और आता है वो इंक्लूसिव और आता है। तो मेरे बच्चों बड़ी सीधी सरल बात समझिए कि एक दी हुई मेन स्ट्रीम के साथ जब हम किसी एक चीज का चुनाव कर सकें तो वो तो हो गया एक्सक्लूसिव और जब हम दोनों का ही चुनाव कर सकते हैं तो ऐसे केस को हम कहते हैं इंक्लूसिव और। तो मेरे बच्चों समझ में आ गया? क्यों नहीं? आप क्लियर हो गया व्हाट इज एक्सक्लूसिव और हाँ भैया, व्हाट इज इंक्लूसिव और? इस पेपर में कभी कभी सवाल आता है, वो आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे और बात पूछेंगे कि जहां पर ये और वर्ड यूज किया गया है वो इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव है। तो आप स्टेटमेंट का मीन निकालेंगे और मीन निकाल कर देखेंगे क्या मैं दोनों चुन सकता हूं या मैं केवल एक चुन सकता हूं। अगर आप दोनों चुन सकते हैं तो वहां पर आएगा इंक्लूसिव और, बट अगर आप केवल एक को चुन सकते हैं तो वहां पर आएगा एक्सक्लूसिव और। तो बात क्लियर हो गई बच्चों? when we choose when we can select all of the options, then it is called inclusive or। But if we can choose only one of them, at a time, then it is called exclusive or। exclusive or कहलाता है, exclusive or कहलाता है। ठीक, चलिए एक स्टेटमेंट बोर्ड पर लिख रहा हूं और जरा मुझे ढूंढ कर बताइएगा कि इट इज इंक्लूसिव और इट इज एक्सक्लूसिव और। ठीक है बच्चों, चलो मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ एक स्टेटमेंट लिखता हूं।
हाँ भाई जरा बताइए तो। इट इज भैया इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। भैया एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव भैया क्यों एक्सक्लूसिव भैया या तो एक ही intersect भैया कर टू सकते हैं। लाइन सेटअप। बोले दोनों एक साथ ही हो चीज सकते हैं। पॉसिबल है, या तो हम दो लाइनों को इंटरसेक्ट की बात कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं दो लाइन पैरेलल हैं, यानी एक ही बात की बात है। तो इसका मतलब सीधा सा हो गया, इट इज एक्सक्लूसिव और। यहाँ पर जो और यूज किया गया है वो वर्ड एक्सक्लूसिव और कहलाएगा। हर्षिका, मैंने हर्षिका करिए एक बार रिपीट, तो हर्षिका मैं जल्दी से क्लियर कर दूं। बढ़िया, मैंने केवल इतनी सी बात यहाँ बताने की कोशिश की, जब और वर्ड के साथ आए गए स्टेटमेंटों में से हम केवल एक को चूज कर सके तो वो कहलाता है एक्सक्लूसिव और। बट अगर हम सारे के सारे को चूज कर सकते हैं तो वो कहलाता है इंक्लूसिव और। ठीक है, मैंने इसका एग्जांपल ऐसे दिया कि जैसे आप किसी पिज्जा हट में गए, आपने पिज्जा चूज किया, उन्होंने आपको एक कॉम्बो ऑफर किया कि भाई आप पिज्जा के इस पिज्जा के साथ या तो शेक चूज कर सकते हैं या आप आइसक्रीम चूज कर सकते हैं, बट किसी एक को चूज कर सकते हैं। तो जहां किसी एक को चूज करने की बात आ गई वहां तो आ गया एक्सक्लूसिव और। बट अगर मैं कहता हूं आपको सब्जेक्ट चूज करने की बात है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री लेते हैं तो आप उसके साथ बायोलॉजी भी ले सकते हैं। सॉरी, आप अगर फिजिक्स चूज करते हैं और केमिस्ट्री चूज करते हैं तो यू कैन टेक बायोलॉजी ऑल्सो। तो आप यहाँ पर दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों चूज करने के साथ भी बायोलॉजी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब सारे स्टेटमेंटों को चूज करने की कंडीशन आ जाए तो उसको कहते हैं इंक्लूसिव और। ठीक है हर्षिका? ठीक, चलिए ओके सर। यहाँ तक हो गई हमारी और पर चर्चा। मैं जरा जल्दी से जाऊंगा, आप लोग एक एक्सरसाइज निकालेंगे 14.2 और 14.3, एक बार हल्की सी निगाह उन पर डालेंगे 14.2 और 14.3 के ऊपर। छोटी छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत मजेदार एक्सरसाइज है, आप लोगों के पास एनसीईआरटी में होंगी। हाँ भाई, चलिए मैं रख कर रहा हूँ बोर्ड से। हाँ भाई, किनकी? अपनी? ठीक है, करा दे। मेरा 748119। ठीक है, तो आगे करा रहा है कब? हाँ भाई, ठीक है। हाँ भाई, अभी यहां तक आप लोगों ने इतनी चर्चा कर ली, ठीक। अब मैं आपसे चर्चा करूंगा अगला क्वांटिफायर, एक वर्ड पर चर्चा करूंगा, क्वांटिफायर। क्वांटिफायर ये क्या है, ये कौन से वर्ड है, जरा इसके ऊपर चर्चा करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। हाँ भाई, अंशिका, हाँ अंशिका क्वांटिफायर तो पढ़ा रहा हूँ, अभी आने वाला है। चलिए सर, क्वांटिफायर क्या होते हैं? देखो बेटा, दो वर्ड होते हैं, जैसे देयर एग्जिस्ट, ये आपने सुना भी होगा। मैंने मैथमेटिक्स में इसको उल्टा ई से रिप्रेजेंट किया था। जिस दिन मैंने सेट्स पढ़ाया था, पहले दिन का लेक्चर, अगर कोई उससे शुरुआत से पहले दिन से जुड़ा है शायद उसे याद होगा। भैया नोट भी लिख रहे हैं भैया अभी पूरा। हाँ, मैंने सिंबल्स पढ़ाए थे, देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल। ये दो जो सिंबल मैंने बोर्ड पर बनाए हैं, ये दो सिंबल्स हमारे क्वांटिफायर्स कहलाते हैं। अब बात है ये क्वांटिफायर्स कब, कहां और कैसे यूज किए जाते हैं, जरा मैं इसके ऊपर चर्चा करना चाहूंगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा।
मैं दो स्टेटमेंट बोर्ड पर लिख रहा हूँ, बहुत अच्छी सुनिएगा। हाँ भाई, एक स्टेटमेंट बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग देखिए जरा अच्छी तरह समझिए। ठीक, if tan theta equals to 1 then there exists theta equals to, if we write down tan theta equals to 1 then there exists theta equals to 45 डिग्री। क्यों भाई, ऐसे क्वांटिफायर्स ऐसे फ्रेजेस जो बीच में स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के काम में आते हैं क्वांटिफायर्स कहलाते हैं। एक और स्टेटमेंट देता हूं, बहुत बड़ी ध्यान से सुनिएगा। a plus b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। हाँ भाई, a plus b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है फॉर ऑल a plus b बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या भाई, क्या सारे रियल नंबर्स के लिए ये आइडेंटिटी ट्रू है? a plus b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो कहने का मतलब ये है, जब स्टेटमेंटों की यूनिवर्सली ट्रुथ के ऊपर चर्चा की जाती है कि कोई स्टेटमेंट किस किस कंडीशन में ट्रू हो सकता है या पॉसिबल हो सकता है, तो वहां पर हम कुछ वर्ड यूज करते हैं लाइक अ फ्रेज, जिनको कि हम क्वांटिफायर्स कहते हैं। जैसे कुछ कंडीशन ऐसी होती है जो एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही ट्रू होती है या पर्टिकुलर आंसर देती है, तो वहां पर देयर एग्जिस्ट होता है। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिनको हमें यूनिवर्सली ट्रुथ प्रूव करना होता है, तो वो हमें फॉर ऑल के थ्रू दिखाया जाता है। तो बस इतना पूछेंगे वो आपसे स्टेटमेंट के अंदर, भैया इसके अंदर कौन सा क्वांटिफायर है ये बता दो। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में दो तरह के क्वांटिफायर्स दिए गए हैं, देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट से। फिर मैं आऊंगा अगला वर्ड इम्प्लीकेशंस पर। हाँ भाई, इम्प्लीकेशन ये बहुत जरूरी चीज है। इम्प्लीकेशन, बात आई इम्प्लीकेशन क्या है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करना शुरू करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने हजारों बार मैथमेटिक्स में इम्प्लीकेशन का यूज किया है, बट कभी हमने उसको नोटिफाई नहीं किया। आज मैं इसी को नोटिफाई करूंगा। हमारे पास तीन तरह की इम्प्लीकेशन है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इम्प्लीकेशन। नंबर वन इफ देन, बहुत यूज किया होगा इफ देन। मतलब अगर मैं इसको इंटरव्यू कर लूं, इफ पी देन क्यू, जैसे एग्जांपल के तौर पर बहुत बार आपने प्रूव किया होगा कंडीशंस को। एक मिनट अभी सुनो। हेलो, एक मिनट होल्ड ऑन। 62193 भाई, और तो कोई नहीं मिलता है नहीं। क्या कर आ गया? 539716 716 डन। हाँ भाई, ठीक है बच्चों, तो चर्चा चल रही है हमारी इफ देन, इफ पी देन क्यू। आप लोगों ने हजारों बार ये स्टेटमेंट यूज किया होगा, इफ पी देन क्यू। मतलब एक कंडीशन गिवन होती थी और एक कंडीशन प्रूव करते थे, है या नहीं? बहुत बार ऐसा दिया होगा, इफ थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री देन sin थीटा इक्वल्स टू 1/√2। इफ पी देन क्यू, इसको हम बोलते हैं, इसको सिंबॉलिकली अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो इसका मतलब ये होता है, इफ पी देन क्यू। इसको एरो पे रिप्रेजेंट किया जाता है कि यदि P है तो वो ट्रू को प्रूव करेगा। P को बोलते हैं नेसेसरी कंडीशन और Q को बोलते हैं सफिशिएंट कंडीशन। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर लिखूं, आप लोगों ने कई बार लिखा होगा, इफ थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री देन sin थीटा इक्वल्स टू 1/√2। तो यह दो स्टेटमेंट है, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री और sin थीटा इक्वल्स टू 1/√2। तो इसके अंदर बात हो रही है, यदि P है तो Q पॉसिबल है। इफ P देन Q, हाँ P है
तो क्यों पॉसिबल है। तो ये पहला इंप्लीकेशन कहलाता है इफ देन। दूसरी इंप्लीकेशन होती है हमारी ओनली इफ। ओनली इफ उल्टा है, इफ क्यू देन पी, इफ क्यू देन पी। अगर क्यू है देन पी होगा, यानी अगर क्यू स्टेटमेंट है तो यहां पर अगर मैं इसी स्टेटमेंट को उल्टा करके लिख दूं, इफ sin थीटा इक्वल्स टू 1/√2 देन ये लिखो sin थीटा इक्वल्स टू 1/√2 इफ ओनली इफ थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। ऐसे नहीं, पहले क्वाड्रेंट में sin थीटा इक्वल्स टू 1/√2 ओनली इफ थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बदल के भी लिख दूं, p ओनली इफ q। अब बोले इसको नोटेशन कैसे देंगे भैया p ओनली इफ q को। भैया नोटेशन ऐसे दिया जाएगा, p ओनली इफ q। मेरे बच्चों q है तो p है, ऐसे कंडीशन में यदि कहा जाए तो इसका मतलब इसको हम ओनली इफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों ने कई बार किताबों में देखा होगा, क्वेश्चनों के अंदर लास्ट की तरफ लगा होता है ओनली इफ। तो हम उस कंडीशन को गिवन मानते हैं जो पहली बार दे रखी होती है, हम उसे प्रूव करते हैं। जैसे कई बार आपने पढ़ा होगा, शो दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर ओनली इफ m बराबर दिस वन, ऐसे लिख दिया। तो कहने का मतलब ये है जब लास्ट की तरफ वाला स्टेटमेंट गिवन है और पहला वाला हमें प्रूव करना है, तो मैंने यहाँ यही कहा q से p की तरफ जाएंगे, तो इसको हम ओनली इफ कहते हैं। ठीक। और तीसरी इंप्लीकेशन हमारे सिलेबस में यहाँ आएगी, इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ, बोले ये क्या भला है। तो मेरे बच्चों इफ एंड ओनली इफ का मतलब इफ p p if and only if p if and only if q। इसका सिंबॉलिकली मतलब हो गया p से q जाना और q से p आना। यानी एक बार जब भी आपको सवाल के अंदर इफ एंड ओनली इफ आ जाए तो आपको सवाल को टू वे करना होता है, यानी दोनों कंडीशनों को प्रूव करना होता है। पहले एक बार एक को गिवन मानकर दूसरे को प्रूव, फिर दूसरे को ट्रू मानकर पहले को प्रूव। ऐसी कंडीशन को हम इफ एंड ओनली इफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों इफ एंड ओनली इफ का मतलब हो गया सवाल का टू वे हो जाना, आपको दोनों कंडीशनों को प्रूव करना, इसको हम कहते हैं इफ एंड ओनली इफ। करेक्ट बच्चों। तो मेरे बच्चों तीन इंप्लीकेशन, तीन नोटेशन हमारे सिलेबस में और हैं, इफ देन, ओनली इफ एंड ओनली इफ। तो सिंबॉलिकली समझ लीजिए, अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा लिखा आ जाए, टू एरो आ जाए, तो इसका मतलब वो इफ एंड ओनली इफ है। सिंगल एरो आ जाए पर उल्टी तरफ तो वो ओनली इफ है, और अगर सिंगल एरो आ जाए पर वो राइट की तरफ मूव कर रहा है तो वो इफ एंड देन है, इफ देन है। तो इस तरह से तीन इंप्लीकेशन हमारे सिलेबस में स्टेटमेंट में पढ़ाई गई है। अब इनका यूज कहाँ है उस पर मैं चर्चा करूंगा। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, क्लास थोड़ी लंबी रहेगी, इसलिए जल्दी से तैयारी कीजिए। हाँ भैया स्क्रीनशॉट डाल देना जरा ग्रुप पर सभी लोग। डाल दिया भैया, डाल दिया। ठीक है, टर्म्स में भी कोई शेयर कर देना। ठीक, चलो तो फिर मैं अब इसको रख कर रहा हूँ। ठीक, अब बात करेंगे इनके यूज की, कि इनका यूज कैसे होगा, कहाँ होगा, कैसे हम इसको यूज करेंगे। तो चलिए आज मैं शुरुआत करता हूँ। चलो भाई,
बेटा पहला वर्ड आज मैं चर्चा करूंगा कन्वर्स स्टेटमेंट। क्या होते हैं कन्वर्स स्टेटमेंट? बहुत बड़ा है, जल्दी से एक बार। हाँ अभी कहीं मत जाओ बेटा रे, अब जरा जल्दी से सुन लो। कन्वर्स स्टेटमेंट आप लोगों को 10th की याद कराता हूं। याद होगा 10th में आप पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते थे, क्यों भी पढ़ते थे? क्या होता था पाइथागोरस थ्योरम में और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में रिलेशन? बोले पहली बार पाइथागोरस थ्योरम में हम ये मानते थे इफ अ ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द अदर टू साइड्स। जबकि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में हम उल्टा कर लेते थे, जो चीज हमने प्रूफ की उसको गिवन मान लिया करते थे और जो चीज गिवन थी वो हम प्रूफ कर दिया करते थे। मतलब if the square of the longest side is equal to the sum of the squares of other two sides then triangle is a right angle triangle, हम ऐसे प्रूव किया करते थे। यानी कन्वर्स स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि if को then के साथ ले आना और then को if के साथ ले आना। किसी भी स्टेटमेंट में जब हम if को then और then को if बना देते हैं तो वो उसका कन्वर्स स्टेटमेंट कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल मैं बोर्ड पर एक एग्जांपल लिखता हूं, मैं लिख देता हूं technical example. When we replace the statement associated with if and then to each other, then obtained statement is called the converse statement of given statement is called converse statement of given statement। उस दिए हुए स्टेटमेंट का कन्वर्स स्टेटमेंट कहलाता है। बोले आप एक एग्जांपल दीजिए तो बिल्कुल मान लेता हूं ये कोई स्टेटमेंट है if 27 is divisible by 3 then it is also divisible by 9। हाँ भाई ये मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया बोर्ड पर। if 27 is divisible by 3 then it is also divisible by 9, ये बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। इसका कन्वर्स क्या बनेगा भाई? कन्वर्स ऑफ P क्या बनेगा? Q को P और P को Q बना दो, मतलब सॉरी स्टेटमेंटों का आपस में इंटरचेंजिंग कर दो। कैसे कहूंगा? हेलो बेटा, हाँ सलोनी बोल बेटा, एक तो सदर में रखा है, एक डेन पे रखा है। देखो बेटा अगर जानवी के पापा से अलाउड हो गया तो ठीक, नहीं तो मेरा घर तो है, ठीक है ना। 31 को तो लेक्चर आएगा एक रिकॉर्डेड, है ना। उसके बाद अगले दिन जो डाउट क्लास है वो सारी ऑफलाइन, तो पता ना इसमें तो सब कुछ होगा बेटा, बस इसमें रात से रात काम करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है। हाँ भाई 27 is divisible by 9 then it is also divisible by 3। it is also divisible by 3। जब मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया, यानी इफ को देन के साथ लगा दिया और देन को इफ के साथ लगा दिया, तो जो स्टेटमेंट बनता है बच्चों वो उसका कन्वर्स स्टेटमेंट कहलाता है। तो ध्यान से सुन लीजिए कन्वर्स स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। कि कन्वर्स स्टेटमेंट बनाने के लिए एक बात का विशेष ध्यान, इफ को देन और देन को इफ बना दीजिए। और ये जरूरी नहीं कि अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका कन्वर्स भी ट्रू हो, या अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका कन्वर्स भी फॉल्स हो, ये कोई जरूरी नहीं है। मे बी पॉसिबल कि किसी का कन्वर्स ट्रू होता है, किसी का स्टेटमेंट ट्रू होता है कन्वर्स फॉल्स हो जाता है, या कन्वर्स ट्रू होता है स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है, पॉसिबल है। तो इसीलिए
कन्वर्स कैसे बनता है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। अब इसी का एक और भाई है, बड़ा शानदार नाम है कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट। कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट क्या होते हैं, जरा मैं इस पर आपसे चर्चा करूंगा। कॉन्ट्रापोजिटिव, हाँ बेटा, कन्वर्स इफ और देन का ही बनता है। चलिए साहब, चलिए बताइए मुझे कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट क्या है, कोई मुझे एक हेल्प कर सकता है क्या भाई? आयुष्मान खुराना, भटनागर, भैया मेरे क्या को होता तो नहीं पता। अरे तुम अभी तो कह रहे थे मैंने पढ़ा ये सब। नहीं भैया, ये क्या कहते हैं वो इफ एल्स